चैप्टर 6 अनजाना एहसास। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो का नाम संजय रॉय लिया गया था, लेकिन आगे के चैप्टर्स में उनका नाम आदित्य रॉय हो गया। अब पूरी कहानी में हम अपने हीरो को आदित्य रॉय ही कहेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन न हो। इस गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। सीन बदलता है। पंखुड़ी मंदिर में देखे गए उस खौफनाक मंजर के बाद सीधी अपनी स्कूटी लेकर घर लौट आती है। रास्ते भर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। दिमाग में बार बार वही खून से सना चेहरा, वही डरावनी आंखें और आदित्य की गूंजती हुई आवाज़ घूम रही थी। घर पहुंचकर वो मेन डोर खोलती है। उसे पता था कि इस समय उसकी माँ सत्संग सुनने गई होंगी और पापा ऑफिस में होंगे। दरवाज़ा बंद करके वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचते ही वो वॉशरूम में जाती है। शॉवर ऑन करके पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। पानी बह रहा था, लेकिन उसके जहन से वो खौफनाक तस्वीरें मिट नहीं रही थीं। मंदिर का हमला की आवाज़ें और आदित्य की शैतानी मुस्कान। कुछ देर पानी में खड़े रहने के बाद वो बाहर आती है। नाइट ड्रेस पहनती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। शायद थोड़ी नींद ले लूं तो सब भूल जाऊं, यही सोचकर वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है। सीन कट होता है। अब कैमरा पहुंचता है आदित्य रॉय की दुनिया में। मंदिर की उस खूनी लड़ाई के बाद आदित्य अपने हाथ धो रहा था। उसके हाथों से खून की लकीरें बह रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर, कोई पछतावा नहीं था। उसका असिस्टेंट चुपचाप खड़ा था। आदित्य ठंडी और खतरनाक आवाज में कहता है, जो लड़की थी जिसने मेरी दादी को बचाया, मुझे उसका पूरा डिटेल चाहिए। हर चीज, उसके घर का पता, पढ़ाई, दोस्त, सब कुछ, और वो भी अभी, आधे घंटे के अंदर। असिस्टेंट सिर झुकाकर जवाब देता है, यस सर। उसकी आवाज में डर नहीं था, क्योंकि उसे अब आदत हो चुकी थी बॉस के ऐसे हुक्म की। वो तुरंत वहां से निकल जाता है और अब आदित्य के चेहरे पर वही जिद्दी मुस्कान लौट आती है। पंखुड़ी, उसने बुदबुदाया, अब तुम मेरे रास्ते में आ चुकी हो, और एक बार मेरी दुनिया में आने के बाद कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। वो अपनी लग्जरी कार में बैठकर सीधे अपने ऑफिस की ओर रवाना हो जाता है। सीन बदलता है। गाड़ी में बैठी हैं आदित्य की दादी गुलाबी देवी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक है। मन ही मन उन्होंने जैसे कोई फैसला ले लिया हो, अगर आदित्य वही करे जैसा मैं सोच रही हूँ, तो मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें भी चैन से निकलेंगी। उनकी आंखों में एक सपना था कि उनका पोता बदल जाए, नर्म पड़ जाए, और शायद उस मासूम लड़की की वजह से उसे नई राह मिले। क्या वाकई दादी माँ की उम्मीद सच होगी? क्या पंखुड़ी की मासूमियत आदित्य की जिद्दी और खतरनाक दुनिया को बदल पाएगी? या फिर पंखुड़ी भी फंस जाएगी उस सुनहरे पिंजरे में जहां से निकलना नामुमकिन है? जानने के लिए बने रहिए मेरी इस कहानी द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 7 अनकही जिद। दोस्तों, कहानी अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ है खतरनाक, गुस्सैल लेकिन बेहद कामयाब बिजनेसमैन आदित्य रॉय, और दूसरी तरफ है मासूम, भोली और सीधी सादी पंखुड़ी सिंह। आइए जानते हैं आगे की कहानी। सीन बदलता है। आदित्य अपने ऑफिस की विशाल बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। कमरे में हर चीज उसके स्टेटस की तरह लग्जरी और परफेक्ट थी। बड़ी सी ग्लास की खिड़की से पूरा शहर चमक रहा था, लेकिन आदित्य का ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं था। उसकी लंबी और मजबूत उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर लगातार टाइप कर रही थीं। वो पूरी तन्मयता से काम में डूबा था। शायद यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में उसने अरबों की दौलत और भारत के सबसे अमीर आदमी का दर्जा हासिल कर लिया। उसके लिए काम ही पूजा था, और बाकी सब कुछ उसके आगे बेकार। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा धीरे से खटखटाया गया। आदित्य ने नज़र उठाए बिना धीमी आवाज़ में कहा, कमिंग। दरवाज़ा खुला और अंदर आया उसका असिस्टेंट। आदित्य के सामने खड़ा होकर उसने कहा, सर, आपने जो काम दिया था। आदित्य ने टाइपिंग रोकते हुए बिना किसी भाव के कहा, किसका इंतज़ार कर रहे हो? बोलना शुरू करो। असिस्टेंट ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। सर, उस लड़की का नाम पंखुड़ी सिंह है। वो अपने परिवार के साथ आप लखनऊ के पास हजरतगंज इलाके में रहती है। उसके पापा अरविंद सिंह बैंक मैनेजर हैं, बहुत ही ईमानदार और अपने काम के लिए डेडिकेटेड इंसान। उसकी माँ वर्षा सिंह एक हाउसवाइफ हैं, बेहद सरल और प्यारी महिला। परिवार अपर मिडिल क्लास में आता है। पंखुड़ी की पढ़ाई हमेशा से बहुत अच्छी रही है। इस साल उसने कॉलेज से 1 साल का ड्रॉप लिया है ताकि वो मेडिकल एंट्रेंस यानी नीट की तैयारी कर सके। डॉक्टर बनने का सपना रखती है।
इतना सुनकर आदित्य ने पहली बार अपने लैपटॉप से नज़रें हटाईं और असिस्टेंट की तरफ देखने लगा। उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी। असिस्टेंट थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, सर, उनकी लाइफ में आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। हाँ, बस एक मेल फ्रेंड है जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हैं। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। उसने अपना जबड़ा भींच लिया और जोर से अपनी नोटबुक बंद कर दी। गेट आउट! उसकी रौबदार आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। असिस्टेंट डरते डरते तुरंत बाहर चला गया। कमरे में अब सिर्फ आदित्य और उसकी भारी सांसों की आवाज़ थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कुर्सी पर टेक लगाए, आंखें बंद की और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। ओ मेरे लिटिल जानू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, किसी और की नहीं हो सकती। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या कोई अजनबी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जगह सिर्फ मेरी दुनिया में है। उसकी आवाज़ में जुनून और पागलपन दोनों झलक रहे थे। सीन बदलता है। अब कैमरा जाता है पंखुड़ी की दुनिया में। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी और घर में उसकी माँ पापा लौट आए थे। तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रहे थे। माहौल सामान्य था, लेकिन पंखुड़ी के दिल में अभी भी मंदिर वाला डर कहीं गहराई में बैठा हुआ। खाना खाते खाते उसके पापा ने हंसते हुए कहा, पंखुड़ी, तुम्हारी वो चाइल्डहुड वाली दोस्त कहाँ है? वो चड्डी बड्डी वाली, आजकल तो घर ही नहीं आती। ये सुनकर पंखुड़ी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोली, हाँ पापा, उसका मैसेज आया था। उसने लिखा है कि कल सुबह तक आ जाएगी। उसके प्रोजेक्ट का रिजल्ट अच्छा हुआ है। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि कहीं दूर कोई और उसकी हर सांस, उसकी हर मुस्कान और उसकी हर दोस्ती पर अपनी नज़र गड़ाए बैठा है। क्या आदित्य की ये जुनूनी दीवानगी पंखुड़ी की मासूम जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी? क्या वाकई पंखुड़ी अपने सपनों के पीछे भाग पाएगी या फंस जाएगी आदित्य के सुनहरे पिंजरे में? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी द क्रूल बिलियनर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 7, अनकही जिद। दोस्तों, कहानी अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ है खतरनाक, गुस्सैल लेकिन बेहद कामयाब बिजनेसमैन आदित्य रॉय, और दूसरी तरफ है मासूम, भोली और सीधी सादी पंखुड़ी सिंह। आइए जानते हैं आगे की कहानी। सीन बदलता है। आदित्य अपने ऑफिस की विशाल बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। कमरे में हर चीज़ उसके स्टेटस की तरह लग्जरी और परफेक्ट थी। बड़ी सी ग्लास की खिड़की से पूरा शहर चमक रहा था, लेकिन आदित्य का ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं था। उसकी लंबी और मजबूत उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर लगातार टाइप कर रही थीं। वो पूरी तन्मयता से काम में डूबा था। शायद यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में उसने अरबों की दौलत और भारत के सबसे अमीर आदमी का दर्जा हासिल कर लिया। उसके लिए काम ही पूजा था, और बाकी सब कुछ उसके आगे बेकार। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा धीरे से खटखटाया गया। आदित्य ने नज़र उठाए बिना धीमी आवाज़ में कहा, कमिंग। दरवाज़ा खुला और अंदर आया उसका असिस्टेंट। आदित्य के सामने खड़ा होकर उसने कहा, सर, आपने जो काम दिया था। आदित्य ने टाइपिंग रोकते हुए बिना किसी भाव के कहा, किसका इंतज़ार कर रहे हो? बोलना शुरू करो। असिस्टेंट ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। सर, उस लड़की का नाम पंखुड़ी सिंह है। वो अपने परिवार के साथ लखनऊ के पास हजरतगंज इलाके में रहती है। उसके पापा अरविंद सिंह बैंक मैनेजर हैं, बहुत ही ईमानदार और अपने काम के लिए डेडिकेटेड इंसान। उसकी माँ वर्षा सिंह एक हाउसवाइफ हैं, बेहद सरल और प्यारी महिला। परिवार अपर मिडिल क्लास में आता है। पंखुड़ी की पढ़ाई हमेशा से बहुत अच्छी रही है। इस साल उसने कॉलेज से 1 साल का ड्रॉप लिया है ताकि वो मेडिकल एंट्रेंस यानी नीट की तैयारी कर सके। डॉक्टर बनने का सपना रखती है। इतना सुनकर आदित्य ने पहली बार अपने लैपटॉप से नज़रें हटाईं और असिस्टेंट की तरफ देखने लगा। उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी। असिस्टेंट थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, सर, उनकी लाइफ में आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। हाँ, बस एक मेल फ्रेंड है जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हैं। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। उसने अपना जबड़ा भींच लिया और जोर से अपनी नोटबुक बंद कर दी। गेट आउट! उसकी रौबदार आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। असिस्टेंट डरते डरते तुरंत बाहर चला गया। कमरे में अब सिर्फ आदित्य और उसकी भारी सांसों की आवाज़ थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कुर्सी पर टेक लगाए, आंखें बंद की और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। ओ मेरे लिटिल जानू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, किसी और की नहीं हो सकती। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या कोई अजनबी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जगह सिर्फ मेरी दुनिया में है। उसकी आवाज़ में जुनून और पागलपन दोनों झलक रहे थे। सीन बदलता है। अब कैमरा जाता है पंखुड़ी की दुनिया में। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी और घर में उसकी माँ पापा लौट आए थे।
तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रहे थे। माहौल सामान्य था, लेकिन पंखुड़ी के दिल में अभी भी मंदिर वाला डर कहीं गहराई में बैठा हुआ। खाना खाते खाते उसके पापा ने हंसते हुए कहा, पंखुड़ी, तुम्हारी वो चाइल्डहुड वाली दोस्त कहाँ है? वो चड्डी बड्डी वाली, आजकल तो घर ही नहीं आती। ये सुनकर पंखुड़ी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोली, हाँ पापा, उसका मैसेज आया था। उसने लिखा है कि कल सुबह तक आ जाएगी। उसके प्रोजेक्ट का रिजल्ट अच्छा हुआ है। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि कहीं दूर कोई और उसकी हर सांस, उसकी हर मुस्कान और उसकी हर दोस्ती पर अपनी नज़र गड़ाए बैठा है। क्या आदित्य की ये जुनूनी दीवानगी पंखुड़ी की मासूम जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी? क्या वाकई पंखुड़ी अपने सपनों के पीछे भाग पाएगी या फंस जाएगी आदित्य के सुनहरे पिंजरे में? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 8, अनचाहा रिश्ता। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो उसकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। आज की कहानी में भी आदित्य रॉय की जिंदगी में एक ऐसा ही तूफान आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन बदलता है। लंबे और थकाऊ दिन के बाद आदित्य का काम पूरा हो चुका था। रात गहराने लगी थी और वो अपनी लग्जरी कार से सीधे घर की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर की दीवारों के बीच उसके भविष्य का फैसला पहले से लिखा जा चुका है। जैसे ही आदित्य अपने आलीशान बंगले के भीतर प्रवेश करता है, उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी एक महिला पर जाती है। वो महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी मां जैस्मिन रॉय थी, हाथ में मोबाइल फोन लिए किसी कॉल पर व्यस्त। आदित्य बिना किसी भाव के सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन पीछे से उसकी मां की तेज आवाज आती है, इतना भी तमीज नहीं बचा कि अपनी मां को देखकर एक पल रुक जाओ? कम से कम सामने खड़े इंसान को रिस्पेक्ट तो देना सीखो। आदित्य रुकता है, धीरे से सिर घुमाता है और ठंडी आवाज में कहता है, मिस जैस्मिन, लेकिन मुझे मैनर्स दिखाने की जरूरत तभी महसूस होती अगर आप सच में मेरी मां होती। आपकी औकात मेरे एक एक पल के सामने कुछ भी नहीं है मिस जैस्मिन। उसकी कड़वी आवाज हवा में चीरते हुए निकलती है। जैस्मिन सन्न रह जाती है और आदित्य तेज कदमों से अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही आदित्य का गुस्सा उबाल मारने लगता है। अपनी मां का चेहरा और उनकी बातें उसके लिए नफरत से भरी हुई थीं। गुस्सा शांत करने के लिए वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है, शॉवर ऑन करता है और ठंडे पानी की धार के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी उसके तन को भिगो रहा था, लेकिन उसके मन की आग को शांत नहीं कर पा रहा था। कई मिनटों तक वहीं खड़े रहने के बाद वो टॉवल में लिपटकर बाहर निकलता है। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलने पर एक नौकर खड़ा था। मालिक, दादी माँ ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, उन्हें कह दो मैं आता हूँ। फिर एक कैजुअल ड्रेस पहनकर वो दादी माँ के कमरे की ओर बढ़ जाता है। सीन, दादी माँ का कमरा। आदित्य दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ बेटा। आदित्य कमरे में प्रवेश करता है और अपनी प्यारी दादी माँ के पास बैठ जाता है। दादी उसका हाथ पकड़कर उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछती हैं, तुमने रात का खाना खा लिया? आदित्य सिर हिलाते हुए ना कहता है। फिर तुरंत पूछता है, आपने डिनर कर लिया दादी? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं रे, तेरे बिना मुझे चैन ही कहाँ आता है। दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता था, क्योंकि बचपन से ही आदित्य को माँ के बजाय दादी के प्यार ने पाला था। कुछ देर की बातचीत के बाद दादी ने नौकर से खाना मंगवाया। दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। खाना खत्म होने के बाद दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आदित्य, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आदित्य थोड़ा चौंकता है और कहता है, कहो दादी। दादी की आंखों में चमक और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसकी मुठियां कस गईं, होंठ भींच लिए, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। उसने गुस्से से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता। दादी ने सख्त लहजे में कहा, तुझे करना पड़ेगा। अगर अपनी दादी से प्यार करता है तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मान जा। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू शादी कर ले और जिंदगी में खुश रहना सीख ले। आदित्य की आंखों में नमी आ गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, ठीक है दादी, मैं तैयार हूँ। दादी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। वो तुरंत पंडित जी को फोन मिलाती हैं और कहती हैं, पंडित जी, मैंने लड़की देख ली है। मंदिर में आई थी उस दिन। बहुत ही सुसंस्कारी और प्यारी है। आप कल ही उनके घर जाकर रिश्ता पक्का कर दीजिए। फोन कटने के बाद दादी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, मैंने अपने पोते को बहुत दुखों में देखा है। कृपा करके इस रिश्ते के जरिए उसकी जिंदगी बदल दीजिए।
सीन बदलता है आदित्य का पर्सनल जिम। आदित्य ने अपने हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रखे थे। वो बैग पर लगातार पंच मार रहा था। हर पंच में उसका गुस्सा, उसकी जिद और उसका दर्द झलक रहा था। मारते मारते उसके हाथ से खून निकल आया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार 2 घंटे तक पंचिंग करने के बाद वो थककर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरे आसमान को घूरते हुए उसने बुदबुदाया, शायद तुम मेरी जिंदगी में आने के लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन अगर अगली बार किस्मत ने तुम्हें मेरी राह से जोड़ा तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में जुनून था, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, और इसी ख्याल के साथ वो धीरे धीरे बिस्तर पर गिरता है और सो जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या दादी माँ जिस लड़की का नाम ले रही थी वो कोई और है या वही मासूम पंखुड़ी? क्या आदित्य ने सच में किस्मत के आगे सर झुका दिया है, या फिर उसके दिल में कोई और तूफान पल रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 9 हलचल। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी हमेशा हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां से हमारी किस्मत बदलनी होती है। आज की कहानी में हमारी मासूम पंखुड़ी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। सुबह का समय था, आज संडे था और पंखुड़ी की लाइब्रेरी बंद थी, लेकिन उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था। वो सुबह 5 बजे उठ चुकी थी और पूरी तन्मयता से पढ़ाई में लगी हुई थी। किताबें, नोट्स और कॉपी सब उसके सामने फैले थे। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही जिद दिख रही थी, मेरा सपना पूरा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तभी नीचे से उसकी माँ की आवाज़ आई, पंखुड़ी बेटा, नाश्ते का समय हो गया है, कम से कम थोड़ा ब्रेक ले लो। ये कहकर उसकी माँ वर्षा सिंह किचन में चली गई। खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, ये लड़की भी ना खाने का होश, ना नहाने का, बस पढ़ाई पढ़ाई। लिविंग रूम में सोफे पर बैठे पंखुड़ी के पिता अरविंद ने ये सुना और हंसते हुए बोले, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी कितनी नेक है। दूसरे घरों में माँ बाप चिंता करते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ मौज मस्ती करती हैं, और हमारी बेटियां देखो, बस मेहनत और सपनों में खोई रहती है। वर्षा जी ने अपने पति को घूरा और बोली, आपको तो अपनी बेटी की हर बात में अच्छाई ही दिखती है। आदित्य सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, हमारी प्यारी बेटी के खिलाफ मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने में दोनों हंसने लगे। माहौल हल्का हो गया। सीढ़ियों से नीचे उतरती है हमारी हीरोइन पंखुड़ी। उसने आज ग्रीन कलर का सूट सलवार पहन रखा था। लंबे खुले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो सीधे अपने पापा के पास जाती है, गले लगती है और उनके चरणों में झुककर प्रणाम करती है। प्रणाम पिताजी। अरविंद सिंह बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं और किस करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा जी। दोनों पिता बेटी हंसते हुए बातें करने लगते हैं। इतने में वर्षा जी किचन से बाहर आती हैं और हल्की चिढ़ में कहती हैं, मैंने तुम्हें नाश्ता लगाने बुलाया था और तुम अपने पापा संग हंसी मजाक में लगी हो। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। और फिर वो किचन में जाकर अपनी माँ की मदद करती है। थोड़ी ही देर में पूरा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सज जाता है। तीनों साथ बैठकर मजाक करते हुए नाश्ता करते हैं। घर का माहौल हंसी खुशी से गूंज रहा था, लेकिन तभी डोर बेल बजती है। पंखुड़ी तुरंत उठती है और कहती है, मम्मी पापा, आप दोनों बैठे रहो, मैं देखती हूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने खड़े थे पंडित पंकज जी। पंखुड़ी उन्हें देखकर हैरान भी हुई और खुश भी। वो तुरंत झुककर उनके चरण छूती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आइए पंडित जी, प्रणाम। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे माता पिता से कुछ जरूरी काम था, क्या वे घर पर हैं? पंखुड़ी हंसते हुए बोली, जी हाँ, आप अंदर आइए। लिविंग रूम में आते ही वर्षा जी ने पंडित जी को देखा और कहा, अरे पंडित जी, आपने तकलीफ क्यों की? आप हमें बुलाते, हम मंदिर आ जाते। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नहीं, ये तो हमारी खुशी है, हम खुद ये शुभ समाचार आपको देने आए हैं। अरविंद उत्सुकता से बोले, अरे वाह पंडित जी, बताइए, कौन सी खुशखबरी है? आपके चेहरे पर तो बहुत बड़ी मुस्कान है। पंडित जी ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, आपकी बेटी पंखुड़ी के लिए बहुत ही बड़े और प्रतिष्ठित घर से रिश्ता आया है। ऐसा रिश्ता जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आपकी बेटी की किस्मत संवर जाएगी। ये सुनते ही अरविंद सिंह और वर्षा जी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरों पर उत्साह और हैरानी थी। अरविंद सिंह ने तुरंत पूछा, कौन सा परिवार, किस घर से रिश्ता आया है? पंडित जी ने गर्व से कहा, रॉय फैमिली से, उनके बड़े पोते आदित्य रॉय के लिए ये रिश्ता आया है। आप तो जानते ही होंगे वो कितना सफल और बिजनेस जगत का बड़ा नाम है। ये सुनते ही पंखुड़ी के पापा एकदम स्तब्ध रह गए। खुशी के मारे उनकी आंखें चमक उठीं। क्या सच में हमारी बेटी पंखुड़ी रॉय परिवार की बहू बनेगी? कमरे में जैसे हलचल मच गई।
अब सवाल ये है दोस्तों, जब पंखुड़ी को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो क्या वो राजी होगी या फिर उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 10 रिश्ते की बात। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हमारी प्यारी पंखुड़ी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सुबह का समय था। घर में पंडित जी आए थे और उन्होंने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ अरविंद सिंह और उनकी पत्नी वर्षा जी को बताया, आपकी बेटी पंखुड़ी के लिए बहुत बड़ा रिश्ता आया है, और वो भी शहर के सबसे बड़े और नामी घराने रॉय फैमिली की तरफ से। ये सुनते ही अरविंद सिंह की आंखों में चमक आ गई। उनकी प्यारी बेटी के लिए अगर इतना बड़ा घर रिश्ता लेकर आया है तो इससे बढ़कर उनके लिए और खुशी की क्या बात हो सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी वर्षा की तरफ देखा और कहा, धर्मपत्नी, हम अपनी राय देने से पहले अपनी बेटी से पूछना चाहेंगे। आखिरकार जिंदगी उसकी है। वर्षा जी ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, सही कह रहे हो, पहले पंखुड़ी से उसकी इच्छा जान लेनी चाहिए। दोस्तों, उस समय पंखुड़ी पास ही खड़ी थी। पंडित जी की बातें सुनते ही वो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अरविंद जी ने बेटी को देखा और धीरे से बोले, क्या हुआ बेटा, चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? याद रखना, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मैं कभी तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। बस आराम से आकर बैठो। पंखुड़ी धीरे धीरे चलकर अपने पापा के पास आकर बैठ गई। अरविंद सिंह ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं अभी ना कर दूं, लेकिन तुम बताओ, क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? पंखुड़ी ने अपने पापा के चेहरे को गौर से देखा। उस चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी और गर्व था। मन ही मन उसने सोचा, शादी तो एक न एक दिन करनी ही है। अगर इससे मेरे पापा की खुशी पूरी होती है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? और फिर पंखुड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी गर्दन झुका दी। यही उसका हाँ था। अरविंद और वर्षा जी की आंखों में चमक आ गई। दोनों मुस्कुरा दिए और पंडित जी से बोले, ठीक है पंडित जी, आप उन्हें बुला सकते हैं। पंडित जी मीठा पानी पीकर आशीर्वाद देते हुए घर से निकल गए। हंसिया चांद। उस रात पंखुड़ी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से बाहर आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो खुद से बुदबुदाई, शादी तो करनी ही थी, बस अफसोस इतना है कि मुझे अपने माँ पापा से एक दिन दूर जाना ही होगा। बेटियों की यही सच्चाई होती है, वो हमेशा अपने माता पिता को छोड़कर चली जाती हैं। अगली सुबह घर में हलचल मच चुकी थी। वर्षा जी सुबह सुबह से ही रसोई में लगी हुई थीं। तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, सजावट, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थीं। उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता था, और वो भी इतने बड़े घराने से। दूसरी तरफ पंखुड़ी तैयार हो चुकी थी। उसने लाल रंग का सुंदर सलवार सूट पहना था। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर हल्की सी चमक। तभी घर की घंटी बजी। अरविंद जी ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थीं दादी माँ, जिनके पीछे 5 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। बॉडीगार्ड्स के हाथों में बड़े बड़े थाल थे, जिन्हें कपड़े से ढका गया था। अरविंद जी समझ गए कि ये सब रस्मों के सामान होंगे। उन्होंने दादी माँ का बड़े सम्मान से स्वागत किया और अंदर लेकर आए। दादी माँ सोफे पर बैठीं, मुस्कुराईं और बोलीं, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने पोते के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। मैंने पंखुड़ी को मंदिर में देखा था। इतनी संस्कारी, इतनी सुशील और इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर वो हमारी बहू बनती है तो हमारे खानदान की शान और बढ़ जाएगी। दोस्तों, दादी माँ की बातें सुनकर अरविंद और वर्षा दोनों के दिल खिल उठे। उन्हें लगा कि अगर पंखुड़ी इस घर में जाएगी तो बेटी से बढ़कर बहू बनकर रहेगी। तभी दूसरी बार डोरबेल बजी। वर्षा जी दरवाज़ा खोलने गईं। सामने खड़ा था अदिति रॉय। लंबा चौड़ा आकर्षक व्यक्तित्व, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, काली शर्ट, काले चश्मे और जेब में एक हाथ डाले किसी मॉडल की तरह खड़ा हुआ। उसकी पर्सनालिटी देखकर वर्षा जी समझ गई कि यही दादी माँ का बड़ा पोता है। अंदर आते ही अदिति रॉय जाकर अपनी दादी के पास बैठ गया। चेहरा सीरियस था, किसी भी चीज़ से बेपरवाह। उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ दादी की खुशी पूरी करने का एक जरिया था। फिर दादी माँ ने कहा, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी भी मेरे पोते को देख ले। वर्षा जी ऊपर गईं और वहाँ पंखुड़ी बेड पर बैठी थी, हाथ में आलू चिप्स का पैकेट और मुंह पर टुकड़ों की परत। उसे देखकर वर्षा जी सिर पकड़कर रह गईं। हे भगवान, कैसी शक्ल बना रखी है तूने। चलो जल्दी नीचे चलो। पंखुड़ी मुस्कुराई, मम्मी, अगर ले जाना है तो ऐसे ही ले जाओ, मैं कुछ बदलने वाली नहीं हूँ। लेकिन माँ ने जबरदस्ती उसके बाल संवारे, चेहरा पोंछा और बोली, अब बच्ची नहीं रही, शादी होने वाली है। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, शादी से भी बच्चा ही रहूंगी मम्मी। दोनों हंसते हुए नीचे आए। जैसे ही पंखुड़ी हॉल में दाखिल हुई,
अदिति रॉय ने अपनी आंखें उठाईं और दूसरी तरफ पंखुड़ी ने भी धीरे से अपनी नज़रें ऊपर की। दोस्तों, उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। दोनों की नज़रें आपस में मिलीं। आदित्य के दिल की धड़कनें किसी और वजह से तेज हो चुकी थीं और पंखुड़ी का दिल किसी और वजह से। अब सवाल ये है, क्या पंखुड़ी इस रिश्ते के लिए हाँ कह पाएगी, या आदित्य रॉय की कोई चाल उसे हाँ कहने पर मजबूर कर देगी, या फिर अरविंद सिंह को आदित्य की सच्चाई पता चल जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल दिल फायर। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो जल्दी आएगा। बाय। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में